आंसर पूछ रहा हूँ, अभी वेट कर रहे थे क्या? मैं अरे यार आगे क्या बोलूंगा, मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दिए, आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना है। 4 है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 whose elements are given by, construct the matrix of order 2 cross 3 whose elements are given by small a I j, है ना, वो a I j होता है ना एलिमेंट को डिनोट करने वाला, a I j इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। a I j इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? आपसे बोल रहा है कि आपको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, बट इस बार एलिमेंट अंट शंट नहीं लेना है, मतलब अपने मन से नहीं लेना है। उसने उसके लिए आपको अलग से एक फॉर्मूला लिख के दिया है कंडीशन के साथ, आपको सारे एलिमेंट्स की वैल्यू उस फॉर्मूले से निकालनी है, हर एलिमेंट को कंपेयर करके जो आपके पॉसिबल ऑर्डर में आ रहे हैं एलिमेंट उनके लिए। जैसे मैं एक बार करके बता देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा आप करना। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है कि आप एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, ऑर्डर भी दिया है। कितना है ऑर्डर? कितना है ऑर्डर? 2 क्रॉस 3। तो पहले हमने एक मैट्रिक्स लिया और उसका जो ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 वो लिखा। अच्छा 2 क्रॉस 3 का मतलब पता है कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे? तो 2 रो होंगी, तो इसलिए हम लोग 2 रो लिखेंगे, R1 R2। 3 कॉलम है इसलिए कितने कॉलम होंगे, है ना, C1 C2 C3, 3 कॉलम। तो बताइए पहला एलिमेंट जो आएगा फर्स्ट रो में उसका नाम क्या होगा? A11, पहले रो फिर कॉलम, AIJ बोलते हैं इसे। ए मन की आवाज में, आप बातें करते हो ना बस वैसे ही है, तो मन की आवाज में बोलो AIJ, ठीक है। फिर इसके बाद AIJ, पहले I लिखना फिर J, I रो है और J कॉलम, फिर AIJ आ रहा है। फिर इधर पे फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, क्योंकि भाई अगर कॉलम 3 है तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट होंगे? 3 ही होंगे, और वैसे भी दिख रहा है दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। यस, अब यहां बताओ जो एलिमेंट आएगा उसका पोजीशन क्या होगा? A21, फिर A22, फिर A23। आया कि नहीं आया? अब ये हमने कंस्ट्रक्ट तो कर लिया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स, बट अब यहां से थोड़ा कंसेप्चुअल समझना। उसने आपसे ये कहा कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स मैं आपको गिवन कर रहा हूं एज अ फॉर्मूला। क्या लिख के दिया उसने? AIJ इज इक्वल टू 3i प्लस 2j। मतलब ये हुआ कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो सभी एलिमेंट को वो डिफाइन करके दे रहा है इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से। मतलब कहने का ये हुआ कि A11 वाला जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, AIJ इज इक्वल टू 3i प्लस 2j से। उसने बोला ना जिसके आपको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तो कंस्ट्रक्ट करना ही है, बट उस मैट्रिक्स को जब आप बनाओगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपको यहां से गिवन करने, यहां से निकालने, यहां से दिए हुए, यहां से निकालने, ठीक है। तो कैसे? A11 को आप क्या पढ़ोगे इससे रिलेट करके? AIJ, मतलब मन में क्या हो गया ये? AIJ। तो मैं यहां पे लिखूंगा ना A11। अब कंपेयर करो इसको, I कितना है बेटा, J कितना है बेटा, तो इस के इक्वल में जो वैल्यू मुझे गिवन है मैं वहां पे I की वैल्यू I की जगह पे और J की वैल्यू J की जगह पे रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू I है 1, आ रहा है, प्लस 2 इंटू J है 1, तो कितना आएगा बेटा?
3 वन जा 3 प्लस 2 वन जा 2 5। इसके बाद A12, तो अब A12 एलिमेंट को निकालना है तो मैं उसके गिवन फॉर्मूले में Aij से A12 को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा I कितना है 1 और J कितना है 2। तो मतलब इस बार मुझे जो इक्वल में वैल्यू दी उसमें I की जगह क्या रखना है 1, 3 इंटू आई मतलब 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू J। तो J कितना है भाई 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 वन जा 3 प्लस 2 टू जा 4 यानी कितना आएगा 7। ऐसे ही A13, तो इसको जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो I कितना होगा 1, J कितना होगा 3, और जब इसे हम यहां पे रखेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू आई की जगह 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह 3, कितना हो जाएगा 3 वन जा 3 प्लस 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही आप इनको भी निकालेंगे है ना, क्या करेंगे भाई A21, तो I कितना हो जाएगा, इसे मन में क्या पढ़ोगे Aij, तो I हो गया 2, J हो गया 1, रख दीजिए उसमें 3 इंटू आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह 1, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 8। ऐसे ही A22, तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 इंटू आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह पे 2, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 10। और सेम A23 है, तो I2 Aij, तो I2 और J3, तो यहां रखो बेटा कितना आएगा, क्या था 3 इंटू आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 12, सही है ना, सही है 3I 2J, ठीक है। अब आपकी जितनी ये आए ना वैल्यू, इन सभी वैल्यू को उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट की जगह पे रखना है तो आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो रख दीजिए भाई A11 की वैल्यू कितनी थी 5, A12 की वैल्यू कितनी आई थी 7, A13 की वैल्यू कितनी आई थी 9, A21 की वैल्यू कितनी आई थी 8, और A22 की वैल्यू कितनी आई थी 10, और A23 की वैल्यू 12। तो ये आपका 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको कोई ना कोई ऑर्डर दिया जाएगा जिस ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाएगा, बट एलिमेंट आप अनशंट अपने मन से नहीं लेंगे, उसके लिए वो कोई ना कोई फॉर्मूला Aij के टर्म में लिख कर देगा। आपको करना यह है पहले जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है पहले उसकी आप जनरल मैट्रिक्स बनाइए, मतलब A11 A12 A13 इस टाइप के मैट्रिक्स बनाइए। देन उसके बाद सारे एलिमेंट्स को निकालने के लिए जो आपको एक जनरल एलिमेंट गिवन है एज अ फॉर्मूला, उसके साथ हर एलिमेंट को एक एक बार कंपेयर करिए तो आपको I और J की वैल्यू मिलेगी, और उसे आप गिवन फॉर्मूले में I J की जगह पुट करिए, सॉल्व करिए और आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसे रख दो, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या समझ में आया? नहीं आया? आ गया? आपको आया? कैसे कैसे आ गया? तो स्टार्टिंग तो बताई नहीं मैंने, रो कॉलम के बारे में पता है, आप भी स्कूल से पढ़ के आए, सेम स्कूल, अरे फिर तो पढ़ा होगा। धारणा ऐसे होती है सेम स्कूल, पता नहीं है क्या? पता है तो वहां पढ़ाया है मतलब, है ना। मैट्रिक्स हो गया क्या, कंप्लीट हो गया? अभी स्टार्ट हुआ है। कितना कहां तक हो गया स्कूल में? अच्छा प्रोडक्ट पढ़ा दिया, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया। अच्छा मल्टीप्लिकेशन आया समझ में? थोड़ा बहुत। अच्छा मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है सबके स्कूलों में हो गया? हाँ
चैप्टर हो गया? कौन सा स्कूल है? अच्छा, टीचर अच्छा खाना खाते होंगे, बड़ी स्पीड से पढ़ा देते हैं। और किसके यहाँ हो गया प्रोडक्ट? नहीं हुआ क्या? चालू नहीं हुआ? क्यों, चाय पी रहे क्या वहां बैठ के? इधर हो गया प्रोडक्ट, इधर भी हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आया समझ में? आ गया? क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे आ गया? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं दो प्रोडक्ट का, नहीं मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा था, गुस्सा नहीं हो रहा हूं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिखाया होगा ना, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत ही जाती है, जैसे रो और कॉलम में कंफ्यूजन हो गया, कौन सा रो और कौन सा कॉलम। मैडम कह रही मैंने आर्किटेक्ट का कोर्स भी करना है आगे जाके, तो मैं पेंसिल से डिजाइन बना लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना एक ट्रिक है, शायद आपके काम आएगी। मल्टीप्लिकेशन, ये आया क्या? एक सवाल फेंक के मारूं? ठीक, ट्राई करो। मतलब रो और कॉलम के बारे में पता है ना बेटा, है ना? हॉरिजॉन्टल रो होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, ऑर्डर m क्रॉस n होता है, जिसमें m रोज की संख्या है, n कॉलम की संख्या है। मैं बता दूंगा एक बार और अच्छे से, बट अभी क्या है ना, वो पिछली क्लास में पता उसने आधी नींद ले ली है। मैं डर रहा हूँ इस बार ऐसा ना हो पूरी मतलब एक 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 एक, एक ऐसी नींद होती है कि आप सो गए, अरे यार तुम लोग के साथ एक तो क्या है, ये रहते हो मैं बोलने में बहुत सोचना पड़ता है मुझे। क्या है, मेरी क्लास में आज से 5-6 साल पहले एक बच्चा आया था। तो वो ऐसी जगह बैठता जहां से एसी की हवा सीधे उसके ऊपर गिरती थी। अच्छा, वो वॉलीबॉल खेल के आता था, बास्केटबॉल जो भी खेलता था। तो खेल के आता तो बहुत थका रहता था, गर्मी का मौसम, 3-3:30 बजे क्लास रहती थी 20। तो वो आके बैठता था ना, आधे घंटे बाद मैं उसको देखता था, उसका मुंह ऐसा हो जाता था उसके दोनों हाथ पीछे वाले बेंच पे चले जाते थे और ऐसा लार गिरती रहती थी, ऐसा मुंह खुला रहता था। एक सोने वाला आदमी ऐसे सोता है कि उसने आगे हाथ किया और थोड़ा सा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा झपकी लग गई उसकी, ऐसे ऐसी नींद तो मैंने देखी है बच्चों की कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसे कर लेते। और वो तो मैं तो घर में ना सो ऐसा जैसे वो क्लास में सोता। तो मैंने वही बोला, इस बार वो वैसी सोती है। नहीं मतलब पिछली बार तुम सोने की कोशिश कर, आलस आती है बेटा बार बार एक ही चीज पढ़ पढ़ के। लो एक क्वेश्चन तू क्या करके बताओगे? ऐसे ही एकदम है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, अरे मजाक करता बेटा, मैं तुम्हें कोई टारगेट नहीं कर रहा, अच्छी बच्ची हो, अच्छे नंबर लाओगी। चलो लिखना बेटा, कंस्ट्रक्ट a matrix, construct the matrix of order 3 cross 3. Construct the matrix of order 3 cross 3 whose elements are given by aij, ए के पैरों में आई जे। ए के पैर देखे ना आपने, बेस बोलते हैं उसे, बेस ना, मैं पैर बोलता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो ए के पैरों में लिखना आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक, क्या मेरा ऐसे ही है बेटा, है ना, थोड़ा बोलने में समझ में नहीं भी आएगा तो मैं 4 बार बोलूंगा तो एक बार तो आ ही जाएगा। तो 2i माइनस जे, ठीक है। तो पहले तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, मतलब 3 रो 3 कॉलम, फिर उसके एलिमेंट्स लिखना है ना, A11 A12 ऐसा करके, फिर सारे एलिमेंट्स को ए आई जे के साथ रिलेट करना। तो हर एलिमेंट को जब आप ए आई जे से कंपेयर करोगे तो आपको हर एलिमेंट के आई और जे की वैल्यू मिलेगी, और उसको आप जो भी मैंने गिवन किया वैल्यू उस पर आई जे की जगह रख के सॉल्व कर लेना।
मेरा तो नाम ही नहीं। हो गया, क्या बात है यार, गर्मी के मजे ले रहे हो तुम ये। चलो बताओ बेटा, फर्स्ट रो का एलिमेंट बोलो, मतलब फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट बोलो। 1 0 -1, गुड। सेकेंड रो का एलिमेंट 3 2 1, वेरी गुड। थर्ड रो का एलिमेंट 5 4 3, वेरी गुड। किसी का कुछ अलग तो नहीं हुआ ना? सारे एलिमेंट यही हैं, बिल्कुल सही है, आप सीख गए। आया नहीं आया, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। ये नोट कर लिया? सो नोट कर रहे हो? हाँ कर लो, नोट कर लो। वो क्या एकदम से वहां से क्लास स्टार्ट हुई जहां से होनी नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन करना है जो मैंने अभी दिया था। हाँ कर लो, ट्राई कर लो, बिल्कुल। अच्छा, 11th में मैथ्स में स्कोर क्या था? अरे नहीं, मैं दुखती नस में हाथ नहीं रख रहा यार, जब मैं अपने बारे में बता सकता हूँ तो आप भी तो बता ही सकते हो भाई। अपने तो 10th में 39 नंबर आए थे यार मैथ्स में, 8th में सप्ली आई थी, 5th में ग्रेस लगी थी, और फिर 12th में 89 थे मैथ्स में, और फिर इंजीनियरिंग में मेरे M1 में 100 आउट ऑफ 100 थे। 10वीं के बाद से मैं सच्ची हो गई, 10th के पहले तक मैं समझ में नहीं आई मुझे क्या है, बस वो पिटने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था ना, रोज पिटता था तो पढ़ता ही नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है। 11th की मैथ्स में क्या बहुत दिक्कत गई थी? हाँ, कहीं कोचिंग लगाई थी? कहाँ लगाई थी? मार्जिनल किस में? उसने तो कहा था सब नए हैं, मुझे बताया गया था सब नए बच्चे। अच्छा, तुम अकेले पुराने हो, बाकी सब नए हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब मैथ्स में कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा नहीं रहा? मैं कोशिश करूंगा भाई तुम्हारा मैथ्स अच्छा जाए, सबका अच्छा जाएगा। हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ जाएगा, जाएगा मतलब जाएगा। एक तरीके से नहीं आएगा समझ में तो दूसरे तरीके से तो आएगा, दूसरे तो तीसरे से आएगा। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। हाँ सच में धारणा, डाउट मत करो। डाउट कर रही बोली, पहले बता करके तब मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। नाम क्या था? कोई दूसरा नाम नहीं है घर का? घर का ठीक है। वो मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब बोलने में। शुभ हानि? ये कैसी हानि है जो शुभ हो गई? चलिए, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। क्या हम लोग के टाइम में बहुत ऐसे नाम रख देते थे, है ना, राकेश, विजय, अजय, राहुल, है ना, नाम तो सुना होगा ऐसे ठीक। अब थोड़े से अलग नाम हो गए, मतलब इतने अलग नाम हो गए कि नाम सुन के 4 बार सोचना पड़ता है कि नाम का मतलब क्या होगा। हम लोग के टाइम में ऐसे राजू है, राजू चले आ ऐसा ऐसा होटल में बुला रहा है कोई। और घर के नाम तो ऐसे बिगाड़ते थे कि ऐसा लगता था कि बस घर जाओ ही बस। किया आ रहा है बेटा? अब एक टॉपिक है इसमें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसे नोट करिए, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, और अगर इक्वल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है ना, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना आप। मैं वेट कर रहा हूँ शुभानी। हो गया? सच में मैं करवा देता हूँ, बोलो। 1 सेकेंड रो, वेरी गुड।
वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सीख गई थी। अब लिखना बेटा अगला टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या है, अपन ऐसे बोलते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ड है वो। मैट्रिसेस क्या प्लूरल हो जाता है, तो वर्ड में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों मतलब एक ही है, मैट्रिसेस बोल दो या मैट्रिक्स बोल दो, बात एक ही है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें लिखना बेटा टू मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, तो जब मैं ए बी सी कुछ भी बोलूं मैट्रिक्स बोलकर, तो कैपिटल ही बनाना, क्योंकि वो मैट्रिक्स का नाम है, नोटेशन है ना। तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी, तो इसे कैपिटल बनाना है ना, मैट्रिक्स का नाम है ए एंड बी। ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स if they are of same order, if they are of same order, and their corresponding elements, and their corresponding elements, corresponding elements are equal, are equal। देखिए मेरी बात सुनिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो उसको चेक करने के लिए दो कंडीशन होती है, जिसमें नेसेसरी कंडीशन जो हमारी पहली होती है वो ये होती है कि दो मैट्रिक्स आप इक्वल तभी बोल सकते हो जब उनके ऑर्डर आपस में एकदम सेम हो। सेम का मतलब 2x3 है अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो दूसरे का भी 2x3 ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसका 3x2 हो गया ऑर्डर। ऑर्डर सेम का मतलब पहले मैट्रिक्स में जितने रो और कॉलम है उतने ही रो और कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में भी होना चाहिए, ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल होगा, है ना। अब देखो, तो क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन नेसेसरी। ऑर्डर अगर सेम ही नहीं है तो आप तो वहीं कह दो, वहीं कह सकते हो कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ। इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर जब भी बताते हैं बेटा, रो और कॉलम काउंट करते हैं। रो को काउंट करने के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, और कॉलम को काउंट करने के लिए हमेशा वर्टिकल लाइन। तो आप जरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखिए कितने एलिमेंट आप हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3। तो पहले हमेशा रो को लिखा जाता है, हमेशा पहले रो को ही लिखना है, ये कभी मत भूलना, रो पहले आएगा। तो रो की संख्या कितनी है, 3। कॉलम काउंट करिए वर्टिकल लाइन से कट करके सभी एलिमेंट्स को, 1 2, तो 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3x2। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और इसके एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो पहले रो काउंट करो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके 1 2, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके कॉलम काउंट करो 1 2 3। यस। अब ध्यान से देख के बताओ, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या वो सेम है।
कई बार कंफ्यूजन में बच्चा हमेशा जल्दबाजी में ये कह देता है कि सर सेम है। क्यों? क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि भाई यहाँ ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3, आना तो सेम ही है मेरे पास 6। हाँ सही बात है, लेकिन भाई ऑर्डर का मतलब सिर्फ इंटू करना नहीं होता, ऑर्डर का मतलब ये भी होता है कि नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम के साथ। तो इस मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि ये मैट्रिक्स अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज कितने रख रही है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम है ना। तो इससे यहां पे तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें रो 3 है और कॉलम 2, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे रो कितने हो गए? 2, और कॉलम कितने हो गए? तो आप ही बताइए बच्चों, क्या इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम से सेम मिल रहे हैं? जितने रो इसके पास है क्या उतने ही रो इसके पास है? जितने कॉलम इसके पास है क्या उतने ही कॉलम इसके पास है? तो फिर ऑर्डर सेम नहीं हो सकता। ऑर्डर सेम का मतलब ये होता है कि जो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की संख्या है उतनी ही नंबर ऑफ रोज की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में भी हो, और जितने नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पहले मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में हो, तब हम ऑर्डर सेम बोलते हैं। मतलब अगर ये 3x2 है तो ये भी 3x2 ही होना था, या अगर ये 2x3 है तो इसको भी 2x3 ही होना था, तब मैं कहता कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। याद रखना, प्रोडक्ट की वैल्यू सेम नहीं देखी जाती, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू सेम देखी जाती है। प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा भाई, ये भी 6 और ये भी 6, मतलब इसमें भी 6 एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ, और इसका प्रोडक्ट कर दोगे ऑर्डर का तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो 6 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में वो हुए हैं, डिजाइन हुए हैं। यहाँ पे 3 रो बना के 2 कॉलम बना के 6 एलिमेंट आए, और यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम बना के 6 एलिमेंट आए, तो इनका ऑर्डर एकदम अलग है, इनका मीनिंग भी अलग है दोनों मैट्रिक्स का। आ रही बात समझ में? तो ये आप बोल सकते हैं इक्वल होगा। आप पहली कंडीशन से ही बोल देंगे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। कभी भी दो मैट्रिक्स अगर आप इक्वल चेक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, अगर ऑर्डर सेम है तभी आप उन्हें इक्वल बोल सकते हैं। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वल ही होगा, बोल सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो आगे चल के इक्वल ही हो जाए, पर यह भी हो सकता है कि ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी वो इक्वल ना हो। डिपेंड करता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आए या नहीं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। आ रहा है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या फंडा है भाई? इसको ऐसे समझो, मैंने यहां लिखा A B C D, फिर मैंने यहां पे लिखा 2 3 4 5, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ क्या है? 2x2, क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो मैं इसे इक्वल बोल सकता हूं, है ना। और अगर मैं इसे इक्वल बोल रहा हूं तो फिर जरूरी है कि इसके करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट को इक्वेट करना होगा, इक्वल बनाना होगा, तभी तो वो इक्वल दिखेंगे, है ना। तो भाई करस्पॉन्डिंग प्लेस क्या होगा? ए का करस्पॉन्डिंग तो लिखेंगे A इज इक्वल टू 2, बी का करस्पॉन्डिंग तो हम बोलेंगे B इज इक्वल टू 3, सी का करस्पॉन्डिंग तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 4, डी का करस्पॉन्डिंग तो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 5। अच्छा एक बात बताना, सब जगह ले लूंगा मैं 2 3 4 5। अब देखना है ध्यान से, ये इसका ऑर्डर क्या है? 2x2, इसका ऑर्डर। अब बोलो क्या ये इक्वल होगा? ऑर्डर तो सेम है, क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल बना सकते हो आप? यहां तो बन सकता था क्योंकि एक जगह नंबर था एक जगह वेरिएबल था, तो मैंने इक्वेट कर लिया। अब इक्वेट करने के बाद मैं इसे वापस पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो A की जगह 2 आ जाएगा, B की जगह 3, C की जगह 4 और D की जगह 5।
आ रहा है, तो इसके वजह से ये क्या हो गए, ऑर्डर में भी सेम हो गए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल दिखने लगे। बट यहां पे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, पूछो क्यों? ऑर्डर सेम जरूर है पर मैं इसे इक्वल अभी भी नहीं बोलूंगा। उसका कारण है क्योंकि मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ 2 = 5 नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 5 के बराबर होता ही नहीं। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर दो ऐसे मैट्रिक्स लिखे गए हैं, अगर ऐसे दो मैट्रिक्स लिखे गए हैं जिनके ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो ऑलवेज वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका रिवर्स समझना, कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल लिखे हों उसकी तरफ से, सामने वाले की तरफ से, तो इसका मतलब वो तो इसे इक्वल बोल रहा है, और अगर वो इसे इक्वल बोल रहा है तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स बराबर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट हमेशा इक्वल लिखे जाते हैं। तो वो सेम दिखे या ना दिखे, हम उसे इक्वल लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि वो इक्वल है, मैंने नहीं बताया, उसने कहा है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन आया होगा, मुझे भी आ गया। सुनो, मैं ये कह रहा हूं दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट भी इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग प्लेस मतलब सेम पोजीशन में बैठे हुए एलिमेंट्स आपस में सेम दिखने चाहिए, उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट आर सेम। यस, तो अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो नो डाउट आप दोनों मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? तब आप दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या साइन लगा देंगे? इक्वल का, और कह देंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। पहले ये बात क्लियर कर लो, दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे चेक करते हैं, या दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या कंडीशन है? दो शर्त है, पहला ऑर्डर से, दूसरा करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट भी सेम। तो दोनों शर्त फुलफिल होने के बाद में दोनों मैट्रिक्स के बीच में तब जाके, जब ये दोनों शर्त पूरी हो जाएंगी तब जाके मैं इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन लगा पाऊंगा। अगर मेरे पास दो ऐसे मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनके ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट भी सेम है, सभी, ऐसा नहीं चार सेम है और एक सेम नहीं है, ऑल होने चाहिए सभी। एक भी अगर एलिमेंट ऐसा हो गया जो करस्पॉन्डिंग प्लेस में बैठा है बट आपस में सेम नहीं है, बाकी सब सेम है, तो भी मैं उसे इक्वल नहीं बोल सकता। तो ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम होना चाहिए। आगे बात सुन, तब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा दो, आएगा मतलब। अब दूसरे तरीके से समझते हैं, एग्जाम लेने वाले ने आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिया A B C D, छोड़ो इसको क्यों ले रहे हो, यही है ना सामने। एक एग्जाम लेने वाले टीचर ने क्या किया, आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिया। क्या लिख के दिया? ये मैट्रिक्स दिया और ये मैट्रिक्स दिया, और इक्वल का साइन आपको लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो खुद लगा के दे रहा है, वो खुद लगा के दे रहा है। मतलब उसने क्वेश्चन बनाया, इफ, उसने क्वेश्चन ये बनाया, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, ये मैं गिवन कर रहा हूं, ये मैं गिवन कर रहा हूं, मैंने सवाल पूछा, मैं दे रहा हूं आपको, तो बदले में मैंने पूछ लिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे सर दो मैट्रिक्स मुझे बराबर लिख के दी गई है, और अभी अभी आपने बताया दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन कब लगाते हैं? जब उनके ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट भी सेम है। ये दोनों बातें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ही इक्वल आता है दो मैट्रिक्स के बीच में। और हमारे सर ने जो सवाल पूछा है उसमें उसने दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा के दिया। इसका मतलब दोनों शर्तों को इस दोनों मैट्रिक्स ने क्या किया है? फुलफिल किया है आपस में। इसका मतलब साफ साफ है कि मैं यहां पे आंख बंद करके करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट को इक्वल लिख सकता हूं। आप ये नहीं कहेंगे सर ये सेम नहीं दिख रहा है, मैं लिखूंगा भाई, तुमने बोल दिया ना इक्वल, अब तुम इस कंडीशन पे जवाब मांगोगे तो मैं उसी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए जवाब लाऊंगा ना, उसी कंडीशन को सच मानते हुए जवाब दूंगा ना, क्योंकि ये तो आपने लिख के दिया, मैंने नहीं लिखा है। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में आपने इक्वल का साइन लगा दिया है तो इसका मतलब साफ है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो है, और करस्पॉन्डिंग प्लेस का एलिमेंट भी सेम ही होगा क्योंकि इक्वल आपने लगाया है, पूछा थोड़ी ना आपने, लगा दिया आपने। आया कि नहीं? हाँ, अगर मैंने पूछा होता तो आप इक्वल नहीं लगाते, आप बोलते सर ये तो अलग अलग शक्ल वाले हैं तो मैं इक्वल क्यों लगाऊं, नहीं आया सुन, पर मैं इक्वल लगा के दे रहा हूं तो इसका मतलब
ऑर्डर भी सेम है और तो फिर शकल भी सेम ही होगी। ले लो ले लो ले लो, इक्वल ले लो, लेके वापस लिख दो, देखो दिखने लगी शकल से। नहीं आया समझ में? यानी कि जब आप वैल्यू निकाल लोगे और वापस रखोगे ना, तो आपको दोनों मैट्रिक्स में वाकई में वही दोनों कंडीशन मिलेगी देखने को, ऑर्डर भी सेम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम ही मिलेंगे जब आप वापस रख दोगे तो। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट भी सेम हो। अगर आपको चेक करने के लिए दिया है तो आप दोनों कंडीशन देखने के बाद ही इक्वल लगाओगे। अगर ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं मिले तो आप इक्वल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने अपनी तरफ से दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की लिख के दी और बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, तो फिर आप समझ जाना इक्वल मैंने लगाया मतलब मैंने इसे इक्वल बोल दिया है। आपको चेक नहीं करना, मैंने इक्वल बोल दिया है। और इक्वल बोल दिया है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी अब आपको सेम ही लिखने हैं, भले वो कैसे भी दिख रहे हो भयानक टाइप से। ठीक है, ले लेना आप उसे इक्वल। एग्जाम्पल लो, एक क्वेश्चन लिखो। यार सच में यार कितनी जल्दी टाइम निकलता है। मेरे को 2 घंटा चाहिए लगता है, हो गई नहीं वैसे तो समझ में तो आना चाहिए ना यार, ऐसे भागने का क्या मतलब है। लिखो एक सवाल लिखो, अब तुम करके बताओ। लिखो, इफ एक मैट्रिक्स बनाना जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसके फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट a प्लस बी, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है a प्लस बी। बोले सर ये पहला मतलब एक ही एलिमेंट है, उसका नाम है a प्लस बी, a11। फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट, थोड़ा सा गैप देना और दूसरा एलिमेंट लिखना 2। फिर सेकेंड रो का पहला एलिमेंट लिखना 5। फिर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट लिखना a इंटू बी। अच्छा, एलिमेंट को स्मॉल अल्फाबेट से नोट करते हैं, तो यहाँ पे a और b स्मॉल है ना, तो a इंटू बी, दूसरा एलिमेंट है a इंटू बी। हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब बीच में इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। फिर एक और मैट्रिक्स बनाओ बेटा, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है। इसका पहला, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 6, फिर दूसरा एलिमेंट है 2, फिर सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है 5, फिर दूसरा एलिमेंट है 8। अब बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आया? ए कितना आया? बी एक और लिखोगी। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पहला एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड। अब सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट है 2z प्लस ओमेगा, मतलब w, w w 2z प्लस ओमेगा w w। ये हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स इक्वल। फिर एक और मैट्रिक्स लिखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का 4, फिर दूसरा एलिमेंट 6, फिर सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 0,
फिर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दूं। फर्स्ट जो पहला मैट्रिक्स है बेटा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसमें फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है x प्लस वाई। फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है बेटा 2x प्लस z। फिर बेटा सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है x माइनस वाई। फिर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट है 2z प्लस w ओमेगा। फिर बेटा इक्वल का साइन लगाना। फिर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक और मैट्रिक्स बनाना। उसके फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 4, फिर दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का 6, फिर सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 0, फिर सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, w। किसका? तो वैल्यू आपको चारों निकालनी है। हाँ सही है, सही कह रही हो, सही पकड़े हैं। x भी 2 है, y भी 2 है और z भी 2 है और w नहीं निकाला। कंपेयर कर लो ना बेटा। W1 है, W1 उसमें रख दो ना, जो जितने एक्सप्रेशन आए ना उसमें रख दो, किसी ना किसी में तो निकल ही जाएगा W। हेलो, पहला सवाल बोलना जरा बेटा, पहले वाले में। हाँ वही सब्स्टिट्यूशन मेथड और वो जो आप लगाते हो डायरेक्ट, मतलब वैल्यू रख के सेटिस्फाइड कर दिया। हाँ वो भी कर सकते हैं, अगर सिंपल इक्वेशन है तो डायरेक्ट रख दो। अभी क्वाड्रेटिक पकड़ा देता तो फिर सॉल्व भी करना पड़ता। देखिए इधर देखिए, सुनिए पहले वाले क्वेश्चन में बोलो जरा, पहला वाला बोलो। a प्लस बी, हाँ 2 5 ए बी, और इधर बोलिए जरा 6 2 5 8। ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चलो देखो, क्वाड्रेटिक आप जैसे सॉल्व करते हो मैं थोड़ा अलग करता हूँ। देखो इसमें क्वाड्रेटिक बन गई है, इसमें क्वाड्रेटिक बन गई है, आपने स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा दिया, नहीं लगाया। देखो इधर भाई, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है भाई, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। देखो ना, दो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्या करें भाई, कोई सुनता ही नहीं है बात। दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका भी, ठीक है 2 क्रॉस 2 है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो क्या मैं इसे इक्वल बोल सकता हूं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना जरूरी है। बट मैं क्यों बोलूं, वो तो खुद लिख के दे रहा है। अब उसने इक्वल लिख दिया तो बात खत्म, दोनों बातें सेटिस्फाइड हो चुकी है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों बातों को एग्री कर रहा हूं, क्योंकि आपने इक्वल लिखा, मैंने नहीं लिखा है। अब इक्वल है तो फिर करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट को सीधे सीधे इक्वल करना शुरू करेंगे। ये हो गया, 2 तो 2 के बराबर है ही, 5 5 के बराबर है ही। अब a इंटू बी जो हमारा 8 है, हाँ या ना? अब कुछ नहीं है, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही लगाना है भाई। पहले इक्वेशन से आप कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे मैंने a निकाल लिया 6 माइनस बी, या b निकाल लो 6 माइनस a, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर इसको क्या करो, पुट कर दो इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 8। तो a की जगह पे रखना है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस बी, और ये इंटू में क्या आ जाएगा b, तो ये आ जाएगा 6b माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा
ये माइनस का 6b हो जाएगा और ये प्लस का 8। क्या इतना आया समझ में? अब देखो क्या करेंगे बताता हूं। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका सम -6 हो और उनका प्रोडक्ट 8 हो। याद रखना ये सम होता है और ये क्या होता है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है। ए इंटू सी भूल जाओ, है ना, सीधे ये बोलो, ये सम ये प्रोडक्ट, ये सम ये। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आए, लेकिन उन्हीं दो नंबर का जब सम करेंगे तो -6 आए। तो जैसे 4 2 8 होता है। अब मुझे इन्हीं दो नंबर को ऐड करना है और क्या लाना है? -6। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा तभी तो ऐड होकर कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस। तो दोनों ऐड होंगे तो 6 और बड़े नंबर का साइन दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव ही आएगा, और इंटू करोगे तो प्लस का 8 आएगा। नहीं आया सुन? अब कुछ मत करो, कौन सा वेरिएबल है यहाँ? बी। तो इसमें आगे बी लगा दो, इसमें भी आगे बी लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, खत्म हो गया। ठीक है, वो मत करो, स्प्लिट द मिडिल टर्म मत लगाओ। ठीक है, अब मतलब डायरेक्ट ये क्या है? सम, और ये डायरेक्ट क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड करे और वही दो नंबर ऐड करने पे सम की वैल्यू आ जाए। और जैसे नहीं, मतलब वो ऐसे ही है, जैसे दो नंबर आते हैं ना, आने के बाद जो वेरिएबल है वो आगे लिख दो, बस आगे लिख दो, बस उस वेरिएबल को आगे लिखना है। जैसे दो नंबर लिखे, इसके आगे बस वेरिएबल लगाना है। अगर यहाँ x होता तो मैं आगे x को ऐड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को ऐड करते हैं। जैसे मान लो एक नंबर आया -3 और एक आया +4, तो बस आगे वेरिएबल लगाना है और ऐसा ब्रैकेट लगा देना, खत्म, फैक्टर हो गया। ठीक है, ऐड करते हैं, वेरिएबल को ऐड करते हैं। नहीं आया समझ? हाँ, वो लगा दूं? वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना? तो ऐसे कर लो ना। और वैसे भी एक बताओ, आप 12th में हो ना? वो आपसे थोड़ी ना बोलेगा स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, अभी मानेंगे हम। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा भी करोगे चलेगा। वो भी जानता, आप 10th पास करके आए हो, आपको सब कुछ आता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, हमने बस लिख के दे दिया आपको। अब इसे कैसे भी एक्सेप्ट कर लो आप। ठीक है, दौड़ेगा 10th में नहीं चलेगा, वहां तो करना पड़ेगा। वो मेथड ही सिखाते ना, मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म बोल के। अब यहाँ कहाँ लिखा है? किस सवाल को करने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म से ही क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू क्या आएगी भाई, आया कि नहीं आया है कि बोलना पड़ेगा? समझो ना, तभी समझेंगे। तो क्या हो गया? b -4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 4। ये -4 उधर चला गया ना, और b -2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो b कितना आएगा? 2। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जैसे ही b की वैल्यू आ गई, आप उसको यहीं पे रख के a निकाल लोगे। तो जरा रखो, यहां पे मान लीजिए आपने 4 रखा b, जब b 4 रख रहे हैं तो a कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? और जब b 2 रख रहे हैं तो a कितना आ रहा है उस समय? 4। यस, तो आप जब पॉसिबल आंसर लिखेंगे तो ये भी होगा और ये भी होगा, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग हो रही है ना। नहीं ऐसे। अब इसको जब आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत, तो आप रख के देख लो। पहले इस पेयर करो, तो इस बी पे ये आए तो ये पेयर है, तो 2 और 4, ए की जगह 2 और बी की जगह 4, 2 + 4 6। फिर यहाँ पे ए की जगह 2 और बी की जगह 4, तो ये 8। तो देखो जरा, 6 6 के बराबर है और 8 यही तो बराबर नहीं थे, हो गए बराबर रखने के बाद। अगर क्रॉस चेक करना कि आंसर सही है या गलत, तो आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दो उसकी जगह पे, तो आपको सेम वैल्यू ही निकाल के देगा। नहीं दे रहा है मतलब आपने वैल्यू गलत निकाली है। अगर आपने सॉल्व किया और आपको उसी प्लेस की वैल्यू सेम नहीं मिली दूसरे वाले एलिमेंट के साथ, तो फिर आप समझ लो आपने गलत आंसर निकाला। चेक भी कर सकते हो आप ऐसे। नहीं आया समझ? पक्का? और इसके बाद जो दिया था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन थी, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट पहले से सेम थे, साइन भी अपोजिट था, है ना? क्या था बोलो जरा, मैं समझ गया। टाइम हो गया, टाइम हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है? वो बोलो बोलो। ये नहीं आया समझ? x+1, x+1 था। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। x+y, फिर x+z है बेटा, 2x + z, फिर x - y, 2
प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वैसे टेक्निकली से ओमेगा बोलते हैं पर अपन डब्ल्यू बोल सकते हैं क्योंकि फिजिक्स में से एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, क्या उखाड़ लूंगा मैं मैट्रिक्स के साथ यार, थोड़ा सा बताओ दूसरा इक्वल में क्या है भाई, गलत मत समझना है, लैंग्वेज में मत जाओ, मन मन की आवाज से समझो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, भावनाओं को समझो। क्या है भाई बोलो, 4 6 5, तो भाई इक्वल फिर से लगा है, सॉरी भाई इक्वल फिर से लगा है ना, देख के बोल रहा हूं क्या आ गया ये, कौन था ये, चलो हो जाता तो मजा, तो बोले ओके तो इतना अनपढ़ नहीं हुए, दोनों मैट्रिक्स में क्या लगा है, इक्वल का साइन लगा है ना, तो अगर इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब इक्वल है, तो फिर क्या बोलोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इधर से देखो इसको इसके इक्वेट किया, इसको इससे इक्वेट किया, आ रहा है बेटा, फिर इसको इससे इक्वेट किया, सबको इक्वेट कर लो क्योंकि चारों टर्म तो वेरिएबल के फॉर्म में, तो चारों को इक्वेट कर लो, वहां पे दो नंबर थे तो सेम थे तो उन्हें इक्वेट किया ही नहीं, वेरिएबल वेरिएबल को इक्वेट करते हैं, जहां वेरिएबल आता है वहां इक्वेट होता है, ठीक है। तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फिर 2z प्लस w इज इक्वल टू 5, तो उधर देखो बेटा कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, ऐड ही कर दो, एलिमिनेशन, सही बात है, बोले पीछा नहीं छोड़ेगा, छोड़ दिया, ऐड करो, तो ये एक एप्पल, ये एक एप्पल, ऐड हुआ तो 2 एप्पल, एप्पल का नाम x, ठीक है, इसको ऐड करो क्या आएगा 4, तो x कितना आएगा 4, ये इंटू में तो 2, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2, यस। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसी में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप क्या कर सकते हो, y निकाल सकते हो, दोनों में से किसी में भी रख दो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस, सॉरी y निकाल रहे हैं तो y को रोक लो, 4 माइनस x, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस x कितना था 2, तो y भी आ गया 2, तो x भी 2 y भी 2। अब यहां पे देखो x की रख के वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, z, तो 2 इंटू एक्स कितना आया बेटा 2 प्लस z इज इक्वल टू 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो z आ जाएगा बेटा 2, तो x बाय z दोनों 2, अब यहां z रख दो 2 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस w इज इक्वल टू 5, तो w इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो w इज इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया, पक्का कर पाओगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपको मैट्रिक्स की जितनी टाइप्स होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, देन उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मैं थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा, मतलब आपने जो करा है वैसे ही करूंगा, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, थोड़ा अलग करूंगा। आप लोगों ने शायद वैसा करा ना, एक मैट्रिक्स होता है फिर दूसरा मैट्रिक्स होता है, तो आप इधर से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर ऐसे सारे रो को सारे कॉलम से करते हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा अलग बताऊंगा, इतना सिंपल बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं जाएगी और ये रो कॉलम का लफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक। वो वैलिड है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। आया तुमको समझ में आया बेटा, कोई बात